हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जोमैटो वर्सेस स्विगी वर्सेस जेप्टो। क्विक कॉमर्स की जंग अब इतनी तेज क्यों हो गई है? इंडिया विक्स 3% ऊपर क्यों गया? क्या यूएस डेट और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स इसके पीछे है? क्या वैडिलाल ब्रांड सच में 1000 करोड़ का वैल्यूएशन डिजर्व करता है या वो ज्यादा है? और डीएलएफ के Q1 FY26 लॉन्चेस से क्या उनके पूरे साल की सेल्स का डायरेक्शन सेट हो गया है? Hi, this is your host Suhani Kataria and let's begin. तो आज का पहला न्यूज, जोमैटो वर्सेस स्विगी वर्सेस जेप्टो, इंडिया के क्विक कॉमर्स का बैटल। क्विक कॉमर्स यानी 10 से 20 मिनट में सब कुछ डिलीवर करना, ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, कंज्यूमर की आदत बन चुकी है। और इस आदत के पीछे 3 बड़े प्लेयर्स हैं, जोमैटो का ब्लिंकिट, स्विगी का इंस्टामार्ट और द राइजिंग स्टार जेप्टो। अब ये वॉर कैसे शुरू हुआ? जोमैटो ने ब्लिंकिट को 2022 में खरीदा फॉर 4,447 करोड़ और ब्लिंकिट ने अपने लॉजिस्टिक बैकबोन के साथ इंटीग्रेट कर लिया। फूड डिलीवरी के बाद जोमैटो चाह रहा था कि वो दिन में एक बार नहीं लेकिन 3-4 बार उनका ऐप खोले। स्विगी ने 2020 में क्वाइटली इंस्टामार्ट लॉन्च किया बिना ज्यादा शोर मचाए। उनका फोकस था ग्रोसरी से लेकर डेली नीड्स तक और अब वो आईपीओ के थ्रू इंस्टामार्ट और पैसा डाल रहे हैं। एंड थर्ड, जेप्टो, एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप, सबको शॉक कर रहा है। सिर्फ 3 साल में 600 डार्क स्टोर्स और 20% मार्केट शेयर ले गया है बिना किसी ब्रांड सपोर्ट के। ये 3 कंपनीज की स्ट्रैटेजी क्या है ये समझते हैं। पहले जोमैटो और ब्लिंकिट, वो लोग एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं। 791 डार्क स्टोर्स ऑलरेडी है एंड एम है कि 1000+ डार्क स्टोर्स खोलना इन FY25। उनका फूड डिलीवरी फ्लीट के साथ भी ब्लिंकिट का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं और वो स्पीड ऑब्सेस्ड भी है। 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस के लिए माइक्रो वेयर हाउसेज और AI बेस्ड राउटिंग भी करना चाह रहे हैं। स्विगी और इंस्टामार्ट डीप इन्वेंट्री प्ले करना चाहते हैं, मतलब ग्रोसरीज, ब्यूटी, बेबी केयर, वेलनेस सब कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। Swiggy wants to be one bundle, which is Instamart plus food plus dine out. मतलब वो चाहते हैं कि पूरा उनका जो कस्टमर बेस है वो उनके टुवर्ड्स लॉयल रहे। And they have also recently launched their IPO. But the third one, which is Zepto, who is silent but deadly. वो एक young, fast और focused founders की age, which is less than 23 years, उनका mindset है pure Silicon Valley style. उनका जो एग्जीक्यूशन मशीन है उसमें वो यूनिट इकोनॉमिक्स पर ध्यान देकर क्विक ब्रेक इवन सिटीज पर फोकस करना चाहते हैं। उन पे कोई लेगेसी प्रेशर नहीं है जैसे जोमैटो और स्विगी। जेप्टो एक क्लीन स्लेट से बन रहा है विथ नो फूड बैगेज बट ओनली क्विक कॉमर्स। इसमें एक फन फैक्ट ये है कि जेप्टो का यूएसपी है रिलायबिलिटी एंड प्रिसिजन। कस्टमर्स कह रहे हैं कि जब ब्लिंकिट लेट आता है और इंस्टामार्ट अनअवेलेबल होता है तब जेप्टो हमेशा डिलीवर करता है। करंट मार्केट शेयर ऑफ ब्लिंकिट इज करंटली 39%, इंस्टामार्ट इज एट 37% एंड जेप्टो इज एट 20%। सबके चैलेंजेस अलग है बट सबसे मुश्किल बात यह है कि ज्यादा स्पीड में डिलीवर करने से ज्यादा पैसे चलते हैं। मतलब 10 मिनट डिलीवरी का मतलब है उन्हें हाई इंफ्रा लगता है, हाई मैन पावर लगता है और उसमें मार्जिन भी कम होता है। अब आगे क्या होगा? जोमैटो ब्लिंकिट एम कर रहे हैं कि FY26 तक वो ब्रेक इवन तक पहुंचे। दीपेंद्र गोयल फियरली कह रहे हैं कि बेटर ऑपरेटर जीतेगा, बिगर ऑपरेटर नहीं। स्विगी इंस्टामार्ट IPO के बाद और स्केल करेगा लेकिन इंस्टामार्ट का कॉस्ट प्रेशर अब बड़ा कंसर्न बन चुका है। एंड जेप्टो में नॉट बी लाउड बट क्वाइटली सिटीज कैप्चर कर रहा है और इन्वेस्टर्स उसके एफिशिएंसी मैट्रिक्स से काफी इम्प्रेस्ड है। हर कंपनी चाहती है कि उसका कस्टमर बार बार ऑर्डर करे, सब उनका ऐप यूज करके ऑर्डर करे और जो भी ये हैबिट क्रैक कर लेगा वो इंडिया का एवरीडे एसेंशियल्स का Amazon बन सकता है। चलिए अब आज की दूसरी न्यूज, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यानी इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी या पैनिक है। बेसिकली ये निफ्टी के ऑप्शन प्राइसेस से कैलकुलेट होता है। जब विक्स बढ़ता है इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स को लग रहा है कि मार्केट में तेजी से उथल पुथल हो सकती है और इसको एक फियर गेज भी कहते हैं। तो आज क्या हुआ? आज इंडिया विक्स में 3% का जंप देखने को मिला।
मतलब ये अब 18.04 तक पहुंच गया है। ये सडन स्पाइक सिर्फ इंडिया के इंटरनल इश्यूज की वजह से नहीं है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से हुआ है, स्पेसिफिकली यूएस बॉन्ड मार्केट की वजह से। तो इस ट्रिगर के क्या रीजंस है? यूएस बॉन्ड यील्ड्स तेजी से बढ़ रहे हैं। 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड 4.5% ऊपर है और 30 ईयर 5% क्रॉस कर गया है। ये दोनों ही लेवल्स 18 मंथ्स में सबसे ज्यादा है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, इसका मतलब ये होता है कि लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिस्की मान रहे हैं और हायर रिटर्न्स मांग रहे हैं। उसके साथ साथ अमेरिका का डेट भी बढ़ रहा है। यूएस ने एक मैसिव टैक्स और स्पेंडिंग बिल पास किया है, जिससे नेशनल डेट में 3.8 ट्रिलियन का इंक्रीज होगा। इस वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन या फिस्कल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और क्रेडिट रेटिंग अलर्ट भी है। मूडीज ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को डाउनग्रेड किया है, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग है कि अमेरिका अब रिस्की हो गया है। अब ये समझते हैं कि बॉन्ड विजिलेंट्स कौन है। ये वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो जब किसी कंट्री की पॉलिसी से अग्री नहीं करते तो उसके बॉन्ड सेल करते हैं और हायर इंटरेस्ट मांगते हैं। अब ये बॉन्ड विजिलेंट्स यूएस गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अगर आप डेट कंट्रोल में नहीं आए तो हम आपके बॉन्ड्स को महंगा, मतलब हाई यील्ड बनाएंगे। ये प्रेशर पूरे ग्लोबल मार्केट्स को शेक कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। जब यूएस बॉन्ड्स ज्यादा रिटर्न देने लगता है तो यही लोग अपने पैसे वापस यूएस ले जाते हैं। इससे इंडिया का फंड आउटफ्लो होता है। और इस सब से इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन था? निफ्टी 50 और सेंसेक्स 1% गिर गए हैं आज। सब 13 मेजर स्टॉक्स रेड में बंद हुए हैं। आईटी स्टॉक्स जो यूएस बिजनेस पर डिपेंड होते हैं वो भी 1% डाउन है। इंडिया विक्स में जंप क्यों आता है? जब इन्वेस्टर्स मार्केट से घबराने लगते हैं तो ऑप्शंस के थ्रू हेज करते हैं। इससे विक्स बढ़ता है। आज विक्स 18.04 तक पहुंच गया है, जो एक डर का सिग्नल है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? तो ये टाइम है रिस्क मैनेजमेंट का। प्रोटेक्टिव पुट्स का यूज करो या लेवरेज कम करो। इंडिया का मार्केट अभी यूएस बॉन्ड यील्ड्स और क्रेडिट रिस्क से इम्पैक्ट हो रहा है, ना सिर्फ इंडियन न्यूज से। तो ऐसे समय पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करो इन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स या लो रिस्क एसेट और एनी सेफ हेवन एसेट्स। चलिए आज की तीसरी न्यूज। भारत के सबसे मशहूर आइसक्रीम ब्रांड्स में से एक है वैडलाल, जिसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ टेस्ट और नॉस्टैल्जिया तक सीमित नहीं है। ये कहानी एक परिवार के टुकड़ों में बंटने की, क्रॉर के ब्रांड्स का ओनरशिप फाइट और कंपनी को नया रास्ता पर लेने के स्ट्रगल की। गांधी परिवार, जिन्होंने वैडलाल एम्पायर बनाया, उनके बीच में लगभग 10 साल तक फैमिली फ्यूड चलता रहा। कंपनी के दो कोर आर्म्स थे, वैडलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वैडलाल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। दो भाइयों के कंट्रोल में था। इस बीच डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया, लीगल केसेस बढ़ गए और बिजनेस का फोकस आइसक्रीम से ज्यादा ईगो पे चलेगा। लेकिन मार्च 25 में एक हिस्टोरिक सेटलमेंट साइन हुआ। उस परिवार ने डिसाइड किया कि अब फैमिली फाइट्स बंद करते हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं और बिजनेस को प्रोफेशनल्स के हाथ में देते हैं। और फिर शुरू हुआ वैडलाल का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। उसके 3 मेजर पिलर्स थे। प्रमोटर एंटिटीज का मर्जर, मतलब 3 प्राइवेट कंपनीज, वैडलाल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, वैडलाल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड वेरोनिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इनको मर्ज किया गया वैडलाल इंडस्ट्रीज में। यानी सब एसेट्स, कंट्रोल और कंफ्यूजन एक जगह कंसोलिडेट हो गया और ब्रांड ओनरशिप का भी ट्रांसफर किया। सबसे बड़ी बात, वैडलाल नाम का ट्रेडमार्क अभी तक वीआईपीएल के पास था। वैडलाल इंडस्ट्रीज और वैडलाल एंटरप्राइजेस इस नाम का यूज रॉयल्टी देकर करते थे। लेकिन अब प्लान ये है कि ट्रेडमार्क डायरेक्टली वैडलाल इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा, रॉयल्टी पेमेंट्स खत्म हो जाएगी और ओनरशिप का भी ड्रामा खत्म हो जाएगा। और इसको एक गवर्नेंस का मेकओवर भी मिला। गांधी परिवार अब डे टू डे काम से साइड हटेगा, प्रोफेशनल कंपनी चलाएंगे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी इस बोर्ड पर आने वाले हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है।
इमोशनल है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन ये सब स्मूथ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रांड की कीमत कितनी है ये कैसे पता चलेगा? ज्यादा ड्रामा तो तब होगा जब ट्रेडमार्क वैल्यूएशन सामने आएगी। ग्रांट थॉर्टन ने ब्रांड की वैल्यू 990 करोड़ बोली है, जबकि PwC ने 974 करोड़ बोली है। दोनों ने अज्यूम किया कि 2028 से रॉयल्टी 0.5% से बढ़कर 5% हो जाएगी। इस वैल्यूएशन पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्शन अनरियलिस्टिक है, पब्लिक शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और सेबी और MCA ने इंटरफेयर करना ही चाहिए। न्यूज के बाद वैडलाल इंडस्ट्रीज और वैडलाल एंटरप्राइजेस के शेयर जंप कर गए। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब फाइनली बिजनेस स्ट्रीमलाइन होगा, लेकिन जब तक ट्रेडमार्क वैल्यूएशन डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी। लेकिन ये कहानी का कंक्लूजन क्या है? तो वैडलाल एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग सक्सेसफुल होती है तो कंपनी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और एफिशिएंट ऑपरेशन के साथ ग्रो करेगी। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स के डाउट्स एड्रेस नहीं किए तो ये लीगल हर्डल्स वापस आ सकते हैं। और आज की फाइनल न्यूज, इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर DLF लिमिटेड ने FY25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और नंबर्स देख के एक बार क्लियर हो गया कि लग्जरी हाउसिंग का क्रेज फुल स्विंग में है और DLF उसी वेव पर राइड कर रहा है। उनका Q4 का रिजल्ट आ चुका है एंड नंबर्स काफी अच्छे हैं। उनका नेट प्रॉफिट 39% से बढ़ा है। उनका रेवेन्यू है 3,348 करोड़, जो पिछले साल के Q4 में था 2,317 करोड़। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और उनका शेयर प्राइस भी रिजल्ट के बाद 4.7% का जंप लेके NSE पर 775 का हाई टच किया है। अगर ईयरली हाइलाइट्स देखें तो उनका टोटल प्रॉफिट फॉर FY25 was 4,357 crores, which is a massive 59% jump from the last years. उनका सेल्स बुकिंग में 21,223 करोड़ का रिकॉर्ड लेवल टच हुआ, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था गुरुग्राम के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट द डालियाज का। कंपनी के पास अब 5,302 करोड़ का कैश सरप्लस है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कुशन है फॉर फ्यूचर ग्रोथ्स। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है और उनका FY26 का प्लान अब क्या होने वाला है? तो Q1 ऑफ FY26 में गुरुग्राम में एक वो प्राइवेट नॉर्थ फेज 3 और मुंबई के अंधेरी में एक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट का फेज 1 शुरू करने वाले हैं। और सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में गोवा में सुपर लग्जरी कोस्टल प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। उनका जो पाइपलाइन बिजनेस है उसमें 73,900 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट रेडी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सिर्फ FY26 में 17,000 करोड़ वर्थ लॉन्चेस प्लान्ड है और टारगेट है कि 20,000 से 22,000 करोड़ का प्री सेल्स अचीव करना। उनका कमर्शियल रियल एस्टेट साइड भी स्ट्रॉन्ग है। रेंटल इनकम विच इज 4,754 करोड़, उनका एनुअल रेंट इनकम में 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखता है विद 94% ऑक्यूपेंसी। क्या आगे DLF रफ्तार बनाए रखेगा? DLF ने FY25 में लग्जरी प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने पोजीशंस को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। कैश रिच, हेल्दी बुकिंग्स और अग्रेसिव लॉन्चेस से कंपनी रेडी है FY26 को भी आउट परफॉर्म करने के लिए। लेकिन DLF का सक्सेस पूरा डिपेंड करेगा उनके प्रोजेक्ट्स के टाइमली लॉन्च पर, बायर्स के रिस्पॉन्स पर और मैक्रो रियल एस्टेट सेंटिमेंट पर। ओके, नाउ लेट्स क्विकली गो एंड एनालाइज आवर न्यूज़ फ्लैश फॉर टुडे, जो हमें हमारे प्रोडक्ट स्कैनिक्स के न्यूज़ सेक्शन में न्यूज़ फ्लैश के अंदर दिखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि द Republican-led US House of Representatives has passed a tax bill associated with President Trump. The measure has now been sent to the Senate for further consideration. This development marks a significant step in the legislative process of this tax legislation. उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो global crude steel production है, it declines in April 2025. मतलब it has decreased by 0.3% to 155.7 million tons compared to the same month in the previous year. उसमें अगर हम और न्यूज़ देखते हैं तो सिल्वर हैज सरपास्ड ₹1 lakh per kg in the Indian physical market, and we can also see कि जो recent rainfall हो रहा है it has been more beneficial and कोई damage report नहीं हुआ है. The Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi reported that the recent rainfall following extreme heat conditions has not damaged major crops
and is expected to boost summer crop production. So ऐसे ही आपको अगर कोई क्विक न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे न्यूज़ फ्लैश सेक्शन में आके उसे देख सकते हो. Now let's go and look at our top gainers and losers for the day, जो हमें इनसाइट्स टैब के अंदर हीट मैप में दिखते हैं. तो अगर हम आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स देखते हैं तो वो है सबसे ज़्यादा हिट हुआ है ONGC which is 2.82% ड्यू टू द टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट ऑफ द वॉर बिटवीन द कंट्रीज. हम उसके बाद देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा हिट हुआ है बाय 2.73%, पावर ग्रिड बाय 1.77%, टेक महिंद्रा बाय 2.04%, हिंडाल्को बाय 2.03%, एंड दीज आर सम टॉप लूजर्स फॉर द डे. अगर टॉप गेनर्स देखते हैं तो सिर्फ इंडसइंड बैंक है विच इज अप बाय 1.95% एंड बजाज ऑटो विच इज अप बाय 0.53%. सो दीज आर आर टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर द डे. FII DII डेटा देखते हैं तो एज ऑफ 21 मई 2025 वी कैन सी कि FII ने नेट कैश बाइंग की है ऑफ 22,201 करोड़ एंड DII ने 683 करोड़ का भी बाइंग किया है. और if we look at the top deliveries for today, we can see कि जो आज की top 5 deliveries है, it is by Bharti Airtel, L&T, Hindustan Unilever, TCS and Infosys, which is around 73% to 63%. And if we look at the MTF insights, we can see कि industry MTF book stands at 74,426 crores, जिसमें 7,415 positions add हुए हैं, लेकिन 5,475 positions liquidate भी हुए. तो नेट एडिशन है 1,939 करोड़ का, जिसमें से जो टॉप 4 कंपनीज ऐसे है जो सबसे ज़्यादा उनका एक्सपोजर है वो है टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स क्विकली गो एंड लुक एट निफ्टी 50 फॉर टुडे ऑन आवर धन चार्ट्स, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज एक रेड कैंडल बना है. वी कैन सी दैट निफ्टी 50 इज डाउन बाय 200 पॉइंट्स is mainly because of 2 reasons जो मैंने बताया, which is US bond yield का spike होना and tensions in the Middle East of the war, जिसके वजह से हमारे stock market पे भी उसका reaction दिखा है. And we can see कि Nifty opened at 24,733, उसके ऊपर सिर्फ 4 पॉइंट का उसने एक हाई लगाया, but it made a low of 24,462 and eventually closed at 24,609. उसने जो उसका 20 EMA है जो 24,468 है उसको टच भी किया है आज when it made a low, बट फिर भी वो उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है. और उसका जो 50 EMA है which stands at 23,960 उसके भी वो ऊपर ही बंद हुआ है और उसका RSI अभी भी 55 पे है. अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो सारे ही रेड में बंद हुए, लेकिन जो टॉप 5 थे वो थे FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी फार्मा. सो That's it for today. I'll see you tomorrow. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में हमें ये बताओ कि क्या DLF एक स्ट्रॉन्ग FI26 शो कर पाएगा. Until then, stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.